हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि हैफलॉन्ग झील कहाँ स्थित है। वेयर इज़ हैफलॉन्ग लेक। ऑप्शन हैं गोवा, असम, सिक्किम या फिर मेघालय। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर वॉज द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड। पूछ रहा है कि 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बुडापेस्ट, हंगरी। आपको जानना चाहिए कि 45th चेस ओलंपियाड हाल ही में संपन्न हुआ है और भारत की जो मेंस टीम है और विमेंस टीम है, इन दोनों ने ही फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। जो मेंस इवेंट होता है उसे ओपन इवेंट भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ओपन इवेंट किस देश ने जीता, तो आंसर होगा भारत। आपको जानना चाहिए कि भारतीय टीम ने स्लोवेनिया को हराया अपने फाइनल मुकाबले में और यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। उज्बेकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं जो विमेंस टीम है, इन्होंने अपने मुकाबले में अजरबैजान को हराया और कजाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भारत ने स्लोवेनिया को हराया तो स्लोवेनिया दूसरे नंबर पर था। ठीक है, ओवरऑल जो इसमें रैंकिंग बनती है वो पॉइंट्स के हिसाब से बनती है। आपको बता दें, इससे पहले भारत की जो मेंस टीम है, इन्होंने 2014 और 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और विमेंस टीम ने 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जो 45th चेस ओलंपियाड है, इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा बुडापेस्ट, हंगरी में ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक बाइनियल चेस टूर्नामेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। और जो 46th चेस ओलंपियाड 2026 है, ये ताशकंद, उज्बेकिस्तान में होगा। वहीं आबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 47th चेस ओलंपियाड को होस्ट करेगा 2028 में। अच्छा, इससे पहले जो हुआ था 44th चेस ओलंपियाड, वो चेन्नई में हुआ था। और जब वो हुआ था उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आए, सब ने वहाँ से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, खास करके एडिशन को लेकर कि कौन सा एडिशन संपन्न हुआ है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेस से ही संबंधित एक और न्यूज़ हम जान लेते हैं। भारत की शुभी गुप्ता, इन्होंने गर्ल्स अंडर 16 गोल्ड और गर्ल्स अंडर 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप्स कालूतरा, श्रीलंका में। Which country participated as the partner country in the third World Food India 2024 in New Delhi? नई दिल्ली में तीसरे विश्व खाद्य भारत 2024 में किस देश ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, जापान। आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा ऑर्गेनाइज वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 हाल ही में संपन्न हुआ है और ये 3rd एडिशन था इस मेगा फूड इवेंट का। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में ये संपन्न हुआ। इसे इनोग्रेट किया गया था प्रहलाद जोशी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। चिराग पासवान, जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और रवनीत सिंह बिट्टू, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड रेलवेज हैं। जापान ने यहाँ पर पार्टनर कंट्री के तौर पर पार्टिसिपेट किया है। ईरान और वियतनाम फोकस कंट्रीज रहे हैं। आपको जानना चाहिए ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024, इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसी के पैरेलल में, इसी इवेंट के पैरेलल में जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 हुआ ना, इसी के पैरेलल में ये समिट भी ऑर्गेनाइज की गई, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। विच टीम वॉन द 2024 काउंटी चैंपियनशिप। 2024 काउंटी चैंपियनशिप किस देश ने जीती है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सुरे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हाँ किस टीम ने ना, ठीक है, मुझे लगा मैंने किस कंट्री लिखा है। तो किस टीम ने जीती है, सर्वे। आपको जानना चाहिए 2024 काउंटी चैंपियनशिप, ये 124वीं काउंटी चैंपियनशिप क्रिकेट सीजन रहा है इंग्लैंड एंड वेल्स में। और सर्वे ने यहाँ पर अपना 23वां काउंटी टाइटल जीता है और लगातार तीसरे साल ये टाइटल जीते। 2022 में भी जीता, 2023 में भी जीता है। तो इससे पहले ये कारनामा लगातार 3 बार जीतने का यॉर्कशायर ने किया था 1966-68 में, और उसके बाद अब इन्होंने किया है। The World Junior Championships where Dhanush Loganathan won bronze took place in which city? विश्व जूनियर चैंपियनशिप जहां धनुष लोगनाथन ने कांस्य पदक जीता, वह किस शहर में हुआ। सही आंसर ऑप्शन ए, लियोन।
आपको जानना चाहिए वेट लिफ्टर धनुष लोगाथन जो कि तमिलनाडु से, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप लियोन स्पेन में। एक इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है स्नैच में 107 केजी उठाकर, उसके बाद फिर इन्होंने 3rd प्लेस ही हासिल किया है, यानी कि ब्रॉन्ज ही जीता है 231 केजी उठाकर स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क में। विच मिनिस्ट्री अपॉइंटेड मनु भाकर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, मनु भाकर को किस मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे। आपको जानना चाहिए इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने मनु भाकर को जो कि डबल ओलंपिक मेडल विनर हैं ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप सभी जानते हैं मनु भाकर ने जो हाल ही में पेरिस समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें 2 मेडल्स जीते हैं, है ना। और ये डॉटर है एक मेरीन इंजीनियर की, और झांसी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से ही आती हैं। एक एस्पिरेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप जो भी खिलाड़ी के बारे में बताते हो तो उसका जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या फिर किस स्टेट से है ये मेंशन किया करो। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ना, ऐसे तो कई सारे खिलाड़ी आते रहते हैं जूनियर सीनियर, पर जो ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं ना खिलाड़ी उन्हीं का पूछा जाता है। जैसे मनु भाकर को तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आती हैं। झांसी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आती हैं। नीरज चोपड़ा आते हैं, PR श्रीजेश हैं, ठीक है। तो इन लोगों का आपको मालूम होना चाहिए। अब हर कोई भी खिलाड़ी आएगा उसका आप याद करोगे तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब जो आपके काम की नहीं है उसको आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हो। तो जो बहुत लाइमलाइट में आएगा वही आप देखें, और वह मैं आपको कराता भी हूँ। हु वॉन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ध्रुवी पटेल। आपको जानना चाहिए ध्रुवी पटेल जो कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट हैं USA से, ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की विनर बनी है। और ये जो ब्यूटी पेजेंट है इसको इंडिया फेस्टिवल कमेटी जो कि न्यूयॉर्क स्थित है इसने ऑर्गेनाइज किया है, और ये लॉन्गेस्ट रनिंग ब्यूटी पेजेंट है आउटसाइड इंडिया। मिस्टर्स कैटेगरी में सुअन मोरिट, इन्होंने जो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो से है ये विनर रही हैं। Which 2 companies have formed the joint venture अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी? किन 2 कंपनियों ने संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है NPCIL एंड NTPC। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वेंचर अप्रूव कर दिया है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड नाम से, अश्विनी इसका नाम है, NPCIL और NTPC के बीच में, जिसके तहत 4 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिल्ड किए जाएंगे माही बंसवाड़ा राजस्थान में। और ये जो अश्विनी है ये सब्सिडरी होगा NPCIL का, क्योंकि 51% स्टेक इसी के पास रहने वाले हैं, बाकी के NTPC के पास। जो माही बंसवाड़ा प्रोजेक्ट है ये 4x700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है, अश्विनी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको बता दें भारत ने अपना टारगेट रखा है कि 22,800 मेगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हम प्राप्त करें 2031-32 तक। फिलहाल कितनी है? 8180 मेगावाट की। तो ये जो एनर्जी कैपेसिटी टारगेट है ये पूछे जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है पॉइंट। विच इंडियन IT कंपनी हैज़ कोलेबरेटेड विद UK's यूनाइटेड किंगडम्स मेट्रो बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? किस भारतीय IT कंपनी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए UK स्थित मेट्रो बैंक के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी इन्फोसिस है। आपको जानना चाहिए भारतीय कंपनी IT कंपनी इन्फोसिस, इसने एक लॉन्ग टर्म कोलेबोरेशन किया है ब्रिटिश कम्युनिटी बैंक मेट्रो बैंक के साथ बैंक के ऑपरेशन को डिजिटाइज करने के लिए। तो यहाँ पर इन्फोसिस का जो टोपास है ये इन्फोसिस का AI एक टूल है, तो इसको यूज़ करके जो भी बैंक के ऑपरेशन है उनको डिजिटाइज किया जाएगा। हाल ही हमने एक महत्वपूर्ण न्यूज़ ये देखी थी इन्फोसिस से संबंधित कि LIC ने इनको अपने नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए चुना है। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड अदिति अ जैन AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर? किस बैंक ने जैन AI संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति पेश किया? सही आंसर ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा है। आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अदिति जो कि एक जैन AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है इसको इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो डिजिटल एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो इन्हेंस हो सके। दिस ह्यूमन लाइक इंटरफेस प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल अवतार्स ऑफर्स कन्वर्सेशनल बैंकिंग अक्रॉस अ रेंज ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा जैन AI इनेबल्ड नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम ज्ञान सहाय .ai है, ये भी लॉन्च किया गया एम्प्लॉइज़ के लिए। द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंक्लूजन कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच एजेंसी? इंक्लूजन कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण किस एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी।
आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खड़से। इन्होंने सेकंड एडिशन ऑफ इंक्लूजन कॉन्क्लेव को एड्रेस किया, ग्रेस किया न्यू दिल्ली में। और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम नाडा कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, इसने इस इंक्लूजन कॉन्क्लेव को आयोजित किया है। साथ ही आपको जाना चाहिए भारत ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का सेकंड एडिशन न्यू दिल्ली में होस्ट किया है। ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा, तो हम देख चुके हैं ना। और यहाँ पर एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, ये तो देख चुके हैं हम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, जफर हसन। देखिए, जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला, इन्होंने जफर हसन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और बेशर खासफनी इनको ये रिप्लेस कर रहे हैं इस पद पर। जॉर्डन की बात करें तो कैपिटल अमान है, करेंसी जॉर्डेनियन दिनार है। चाइना हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रेज द रिटायरमेंट एज फॉर मैन टू व्हाट एज? चीन ने पुरुषों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 63। आपको जाना चाहिए चाइना की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत जो देश की रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वर्कफोर्स काफ़ी श्रिंक होता जा रहा है और इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है कंट्री के ऊपर। तो रिटायरमेंट एज जो है मैन के लिए वो 60 से बढ़ाकर 63 कर दी गई है। वहीं जो ऐसी महिलाएं हैं जो वाइट कॉलर जॉब में हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर उनकी एज 55 से बढ़ाकर 58 साल कर दी गई है। वहीं जो ब्लू कॉलर जॉब में महिलाएं हैं, उनकी एज 50 से बढ़ाकर रिटायरमेंट एज 55 कर दी गई है। वाइट कॉलर मतलब जो मतलब हायर एजुकेशन वाली जॉब्स होती हैं, जहाँ पर आपको एक अच्छी खासी एजुकेशन की जरूरत है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, है ना, जहाँ पर आपको ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की नीड नहीं होती है। और ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, ठीक है। तो इन सब को बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, और स्किल ज़्यादा मैटर नहीं करता वो। और वाइट कॉलर क्या हो गया? जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए या फिर ऑफिस बेस्ड जो जॉब्स होती हैं। 1 जनवरी 2025 से ये जो चेंजेस हैं ये लागू होंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, आप तैयारी कर रहे हैं, पर साथ साथ जैसे यूट्यूब पर आप किसी देश के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह के आप वीडियोस देखा करें, इससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ती है। मैं भी देखता हूँ जब मेरे पास मी टाइम होता है या फिर फ्री टाइम होता है, तो उस वक्त जैसे मैं आजकल चाइना के व्लॉग्स देख रहा हूँ कि जैसे इंडियन जाते हैं ना, चाइना में रहते हैं, योगा टीचर बहुत है चाइना में भारत की ओर से जो गए हुए हैं, अच्छा कैरियर उनका बना हुआ है, क्योंकि चाइना में योगा की डिमांड है, तो भारत से ही जाते हैं ज़्यादातर, वहीं पर शादी वगैरह कर लेते हैं चाइनीज़ से ही, ठीक है, तो अच्छी ज़िंदगी चल रही है। तो वो आजकल मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, जानने को कई सारी मिलता है। जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना चाइना को लेकर, गवर्नमेंट अलग चीज़ है, ठीक है, वो तो वहाँ की खैर है ही बेकार, मतलब अगर हम अपने देश के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, पर वहाँ के लोगों को जो आपको जानने को मिलता है, आपको लगेगा कि यार लोगों में और जो हम देखते हैं चाइना को, ठीक है, उसमें थोड़ा अंतर है, थोड़ा क्या काफ़ी अंतर है, ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको जानने के मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना से प्रेम करो, पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है। जैसे आप चाइना के बारे में वीडियो देखेंगे या फिर और कोई भी कंट्री हो, ठीक है, तो आपको जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल अलग है और जब आप किसी में ट्रैवल के हिसाब से देखते हैं तो वो लेवल अलग है। जैसे आप सोमालिया की वीडियो देख सकते हैं कि कोई भारतीय सोमालिया में घूम रहा है, ठीक है, तो आपको अंदाज तो ऐसा लगेगा सोमालिया कौन जाता होगा, सोमालिया तो बहुत ख़तरनाक कंट्री है, नाम सबने क्योंकि निगेटिव सुना है, पर वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर रहे हैं लोग, जो भारतीय जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं वहाँ पर, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और माइंड भी फ्रेश होता है, कई चीज़ें जानने की मिलती है और पढ़ाई आपकी साइड बाई साइड चली रही है। अच्छा, जापान की पार्लियामेंट ने भी हाल ही में जो सेक्सुअल कंसेंट एज है उसको 13 से बढ़ाकर 16 कर दिया है। विच स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड ₹5 लाख मेडिकल इंश्योरेंस फॉर लॉयर्स? किस राज्य की कैबिनेट ने वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के चिकित्सा बीमा को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी है, झारखंड। आपको जानना चाहिए झारखंड कैबिनेट ने 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस अप्रूव कर दिया है लॉयर्स के लिए, और 30,000 लॉयर्स को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जो पेंशन है एडवोकेट्स को जो 65 साल से ऊपर के हैं उसको भी बढ़ा दिया है, 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये पर मंथ कर दिया है। तो ये डिसीजन लिया गया कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा, और स्टाइपेंड में मिलेगा 5,000 रुपये पर मंथ जो भी न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं उन्हें।
Where was the first legally binding treaty on AI recently signed by the United States, European Union and the United Kingdom? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा AI पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि कहाँ पर हस्ताक्षरित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, विल्नियस, लिथुआनिया। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों ने ही फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साइन किया है काउंसिल ऑफ यूरोप कॉन्फ्रेंस, जो कि विल्नियस, लिथुआनिया में हुई है। इस एग्रीमेंट का नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। द काउंसिल ऑफ यूरोप, ये फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। Which company signed MOU with the government of Maharashtra to develop 1.2 gigawatt pumped hydroelectric storage project? किस कंपनी ने 1.2 गीगावाट पंप युक्त जल विद्युत भंडारण परियोजना विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, वेल्सपन न्यू एनर्जी। आपको जाना चाहिए वेल्सपन न्यू एनर्जी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, जिसके तहत 1.2 गीगावाट के पंप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इसका नाम होगा धामनी पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट। पुणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सुजलॉन, इसने इंडिया का लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर प्राप्त किया है 1166 मेगावाट का एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, और गुजरात में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रोजेक्ट को। What is the name of the new health insurance plan launched by Star Health Insurance and Policy बाजार? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार द्वारा शुरू की गई नई स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सुपर स्टार। आपको जाना चाहिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और पॉलिसी बाजार, इन्होंने सुपर स्टार नाम का एक पर्सनलाइज्ड लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अनवील किया है। This game-changer product is designed to meet the evolving needs of policyholders and offers unparalleled flexibility and customization. The long-term 5-year policy term for individuals and families alike. What is the new windfall tax on domestically produced crude oil in India? भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल कर कितना है? सही आंसर ऑप्शन है, नील पर टन। देखिए, आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ने हाल ही में जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल है उस पर विंडफॉल टैक्स को ज़ीरो कर दिया है, 0 पर टन। 18 सितंबर से इफेक्टिव हो चुका है, और ये जो टैक्स लिवाई किया जाता है इसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी SAED जो है बोला जाता है, और फोर्ट नाइटली बेस्ड इसको नोटिफाई किया जाता है, 14 दिन के बेसिस पर इसको नोटिफाई किया जाता है। तो लास्ट रिवीजन किया गया था 31 अगस्त को, और तब 1850 रुपये पर टन विंडफॉल टैक्स क्रूड पेट्रोलियम पर फिक्स किया गया था, अब नील कर दिया गया है। भारत ने सबसे पहले विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स 1 जुलाई 2022 को इम्पोज किया था। विंडफॉल टैक्स की मैं अगर हम बात करूं, ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना। विंडफॉल टैक्स मतलब क्या हुआ, पहले ही मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, ग्लोबल कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कोई कंपनी है उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया पर उसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई, ठीक है, और उसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होने लगा। हालांकि कंपनी ने ज़्यादा प्रयास नहीं किए, पर कुछ ऐसे सब सर्कमस्टेंसेस बन गए जिसके हिसाब से ऐसा हुआ। अब जैसे यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है तो ऑयल की काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो जो इंडियन कंपनीज हैं इन्होंने हायर इंटरनेशनल प्राइसेस पर तेल अपना बेचा है, जिससे इनका प्रॉफिट हुआ। क्यों? इन्होंने कुछ अलग नहीं किया या फिर इनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, बल्कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, ठीक है, रशिया यूक्रेन के कारण तेल महंगा हो गया। अब जैसे आप देखें कोरोना के टाइम पर ये मास्क वगैरह थे और क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज़र थे, ये इतना लोग यूज़ नहीं करते थे, पर जब कोरोना आया अचानक से इनकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो कंपनीज़ ने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्होंने ज़ोरों शोरों से प्रचार किया था इसलिए उनकी सेल बढ़ी। तो कुछ ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए, कोविड आ गया, जिसके कारण उनकी सेल एकदम बढ़ गई और प्रॉफिट उनका काफ़ी अच्छा जाने लगा। सैनिटाइज़र देखो कितने बिके, ठीक है। तो जो इस तरह के प्रॉफिट हो जाता है ना अचानक से, तो उस पर विंडफॉल टैक्स लग जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन इज द हिमालय दिवस सेलिब्रेटेड? 9 सितंबर। वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू बी लॉन्च इन कोबे डिजर्ट बाय चाइना इन 2025। India's first fully indigenous hydrogen fuel cell catamaran vessel developed by Cochin Shipyard Limited began trial run in which city? Varanasi. Which state government launched digital media policy 2024 that offers influencers up to 8 lakh rupees per month for promoting state's scheme? Answer is Uttar Pradesh, who has become the youngest CM of Delhi and the 17th woman to hold the post of chief minister in independent India. Answer is Atishi. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए।
चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी आपको कमेंट बॉक्स में इन्हें ट्राई करना है। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, वेयर इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन लोकेटेड, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, विच कंट्री इज लुइस सुआरेज announced retirement from football, name the Olympic medalist who along with गीता फोगाट announced the launch of wrestling champions super league। ठीक है, तो ओलंपिक मेडलिस्ट दो हैं ये, इन दो के नाम आपको बताने जिन्होंने गीता फोगाट के साथ मिलकर रेसलिंग चैंपियंस सुपर लीग को लॉन्च किया है। और आज की हमारी स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसको आपको मैं ब्रीफ में आपको बताना है, इसकी योजना के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। केवल 399 इसकी कॉस्ट है और 1 साल की वैलिडिटी है। इसमें आपको इंश्योरेंस भी प्राप्त होता है, इंश्योरेंस का चैप्टर, और इंडियन इकोनॉमी की जो की टर्म्स हैं या फिर जो कि कंसेप्ट्स हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस तो कंप्लीट इसमें अवेलेबल है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। इसमें आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं, 30 लेक्चर्स हैं। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।